हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, पिछली संडे को अपना हिंदी का जो टॉपिक था वो वाक्य से संबंधित था, यानी कि वाक्य विचार से संबंधित था। अपन ने वाक्य विचार को कंप्लीट पढ़ लिया है और मैंने बताया था आगे आने वाली क्लास में मैं समास को स्टार्ट करूँगा। तो आज की जो अपनी क्लास होगी वो समास से संबंधित होगी। हो सकता है समास के कुछ प्रकार बचे तो वो अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये दोस्तों आपको मालूम है कि 7 दिनों में एक क्लास आपको मिलती है, तो इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिए। आप 7 दिनों में करीब 2 से 3 बार भी क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपना काम यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, आप अपना काम करिएगा। तो आज का अपना बिंदु जो रहेगा वो किससे रहेगा? समास से संबंधित। किससे संबंधित रहेगा? समास। तो समास के बारे में जानेंगे कि समास क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको ज़रा नीचे लिखूँगा, शायद आपको दिखाई ना दे रहा होगा। क्या बिंदु रहेगा अपना समास का? तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको शब्द संरचना की इकाई बताई थी कितनी होती हैं, तो वो भी समझ लीजिए। फिर से बता दे रहा हूँ, मैं भूमिका बना रहा हूँ। शब्द संरचना बहुत अच्छे से दोस्तों अब हिंदी को अपन कवर करते हुए पढ़ेंगे। शब्द संरचना की इकाई कितनी होती हैं, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, लेकिन ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हमसे अच्छे लेवलों में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितनी होती हैं? 4। मैंने कितनी बताई थी? 4। वो कौन कौन सी? संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय होता है, और एक भी प्रकार होता है जिसको अपन संयोग बोल देते हैं, लेकिन संयोग को अपन उपसर्ग और प्रत्यय के साथ में ही दोस्तों पढ़ लेते हैं, तो इसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। यदि आपसे शब्द संरचना की इकाई पूछे तो कितनी लगाना है? 4 ही लगाना है आंसर। उसमें से अपना जो संधि वाला टॉपिक था वो कंप्लीट कर चुके हैं अपन। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के संधि वाला टॉपिक आप देख सकते हैं। आज जो अपनी चर्चा होगी वो किस पर होगी दोस्तों? समास पर अच्छे से डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। तो समास का अर्थ क्या होता है, पहले इसके अर्थ की चर्चा कर लें। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या अर्थ होता है इसका? संक्षिप्त। और यदि हम इसके शाब्दिक विच्छेद की बात करें, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शाब्दिक विच्छेद की चर्चा करूँगा मैं। तो शाब्दिक विच्छेद समास का क्या हो जाएगा? यानी कि सम प्लस आस। ये दोस्तों मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये सम प्लस आस संधि विच्छेद नहीं है जो आप समझ बैठे हैं कि इसका संधि विच्छेद है। तो इसमें संधि विच्छेद नहीं है, बल्कि मैं इसका आपको बता रहा हूँ शाब्दिक विच्छेद के बारे में। तो सम का अर्थ क्या होता है और आस का अर्थ क्या होता है, तो वो भी जान लीजिए। जैसे सम का अर्थ होता है पास या समीप। क्या होता है? पास या समीप अर्थ होता है दोस्तों किसका? सम का। और आस का अर्थ होता है बैठना। बैठना, या इसको और अन्य शब्द में बोल देते हैं तो बैठाना शब्द हो जाता है। अब देखिए, इस आस शब्द से एक शब्द बना है अपना। एक शब्द होता है आसन और एक शब्द होता है आसन्न। ये हमसे शब्द युग में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। यदि हम ऐसे शब्दों को एक दूसरे से बिंदु से जोड़ते हुए पढ़ें दोस्तों, तो अपन ज़्यादा अच्छे से इन शब्दों को याद कर सकते हैं। नहीं तो अपन रटेंगे तो रट नहीं पाते हैं शब्दों को। तो आसन का क्या अर्थ होता है और आसन का क्या अर्थ होता है? तो इस आसन का अर्थ होता है बैठने की जगह। इस आसन का क्या अर्थ होता है? बैठने की जगह। देखिए, थोड़े थोड़े में ही इनके अर्थ बदल जाते हैं। आसन का अर्थ होता है बैठने का तरीका या बैठा हुआ, ऐसा भी बोल देते हैं। तो बैठने का तरीका, किस तरीके से बैठ रहा है? बैठने का तरीका या बैठने का स्थान। ये तो बैठने का स्थान हो गया आसन, और ये बैठने का तरीका बता देता है, या बैठा हुआ शब्द भी इसको बोल देते हैं। और इसका अर्थ क्या हो जाता है? बैठा हुआ। इस प्रकार से इनके अर्थ निकलते हैं। और इसका हमसे समास का विलोम शब्द भी पूछा जाता है। ये शब्द बहुत बार पूछा गया है यूपी टेट में, तो दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है इसका विलोम? व्यास।
अभ्यास में भी हमसे संधि पूछ लेता है तो इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। जब मैंने आपको संधि पढ़ाई थी तो उसमें बताया होगा। और यण संधि में से यदि हम व्यास का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, बी प्लस आस। तो इसमें कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके परिभाषा की चर्चा करेंगे। तो इसकी परिभाषा से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, देखिए मैं परिभाषा भी इसकी लिख दूं कहीं पर, यहीं पर लिख देंगे दोस्तों इसकी परिभाषा। मैं हेडिंग डाल के लिख दूंगा परिभाषा। आप परिभाषा रटते रहते हैं कि दो पदों के योग को समास बोलते हैं, तो वो शॉर्ट में है तो उसी को मैं लिखूंगा। दो पदों में प्रयुक्त विभक्ति बोल दूं या योजक चिन्ह बोल दूं या उसी को अव्यय बोल सकता हूं। यानी कि दो पदों में क्या होता है, इसमें दो पदों में प्रयुक्त, इसमें विभक्ति ही प्रयुक्त होती है, विभक्ति भी हो सकती है और क्या प्रयोग हो सकता है, इसमें योजक चिन्ह भी आ सकता है, क्योंकि हम द्वंद्व समास में भी पढ़ते हैं योजक चिन्ह, योजक और अव्यय पद भी हो सकते हैं। इसमें योजक, दो पदों में प्रयुक्त विभक्ति या योजक या अव्यय पदों को क्या कर दें, इसको हटा देते हैं अपन। अव्यय पदों को क्या कर दें, अव्यय पदों को हटाकर उन्हें कहाँ लिख देते हैं दोस्तों, पास पास लिख देते हैं। उन्हें पास पास लिख देना, उन्हें पास पास लिख देना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और इसमें अगला बिंदु भी मैं क्या जोड़ सकता हूँ इसके लिए कि समास प्रक्रिया द्वारा बना व्यंजक कैसा होता है, समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। तो इसके लिए क्या बिंदु लिख दूँ, समास प्रक्रिया द्वारा बना व्यंजक या पद, बना व्यंजक क्या कहलाता है, बना व्यंजक समास, समस्त या सामासिक पद कहलाता है। समस्त पद, बना व्यंजक समस्त पद या सामासिक पद इसी को बोल देते हैं, या सामासिक पद कहलाता है। जो दोस्तों इसकी समास प्रक्रिया होगी, फिर इससे जो व्यंजक बनेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, सामासिक पद बोल देते हैं, या उसी को हम समस्त पद बोल देते हैं। अब हम इसके समास विग्रह की बात करेंगे। जैसे इसमें विभक्ति या योजक चिन्हों को हटा देते हैं तो वो किसका रूप ले लेती है, समास का। और यदि हम इन्हीं विभक्तियों को एक साथ लिख दें तो वो किसका, समास विग्रह का अर्थ दे देगी। तो अब हम जानेंगे समास विग्रह की परिभाषा। अब देखिएगा मैं इसको हटा रहा हूँ। आप दोस्तों में क्लास शेयर करते रहिए और क्लास को बहुत अच्छे से समझते रहिए, क्योंकि यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास से करीब 2 से 3 क्वेश्चन भी रहते हैं। अब हमारी अगली जो चर्चा हो रही है वो किस पर हो रही है, समास विग्रह पर। किस पर कर रहे हैं, समास विग्रह पर, यानी कि समास विग्रह किसे कहते हैं, क्योंकि इन सभी का हमें यूज करना होगा तो बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे। यानी कि मैं इसमें क्या लिख दूं, समस्त पद, जिसको हमने सामासिक पद बोल दिया था। समस्त पद में प्रयुक्त क्या क्या होता है, इसमें विभक्ति या योजक चिन्ह या अव्यय, यही शब्द लिखे थे मैंने। समस्त पद में प्रयुक्त विभक्ति या योजक चिन्ह या कौन सा था, अव्यय पदों, उसमें हटा देते थे। अव्यय पदों को पुनः लिख देना, यानी कि दोबारा से हम लिख देते हैं, पुनः लिख देना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है।
अभी अपन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। समास विग्रह कहलाता है, मैं अभी भूमिका ही बना रहा हूँ। और समास विग्रह के हमसे कभी कभी दोस्तों भेद भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। समास विग्रह के भेद बता रहा हूँ, ना कि मैं समास के। तो इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला भेद और दूसरा भेद। पहला भेद नित्य समास विग्रह, क्या बोल देते हैं? नित्य समास विग्रह। दूसरे को अनित्य समास विग्रह। अनित्य समास विग्रह। जितना आपसे पूछा जा सकता है सिर्फ मैं उतने ही बताऊंगा। कभी कभी आपको ये शब्द भी नहीं मिलते हैं ऑप्शन में, नित्य समास विग्रह और अनित्य समास विग्रह। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं या अगले प्रकार, यदि आपको ये ना देखने को मिले तो कहीं आपको ये मिल सकता है। पहला लौकिक समास विग्रह और दूसरा अलौकिक समास विग्रह। इस रूप में भी आपको देखने को मिल सकते हैं अलौकिक समास विग्रह। थोड़ी सी दोस्तों क्लास लंबी हो सकती है, तो आपको धैर्य बनाते हुए पढ़ करके चलना है। जैसे मैं दोस्तों समस्त पद लिख दूं, अभी मैंने बताया समस्त पद क्या होता है और समासक या समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। जैसे समस्त पद लिख दिया मैंने, हवन सामग्री, हवन सामग्री, तो ये क्या होगा अपना? ये तो होगा समस्त पद। यदि हम इसका क्या कर दें, समास विग्रह कर दें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? जैसे हवन सामग्री का समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। भले ही दोस्तों इसमें कौन सा समास है, कौन सा समास नहीं है, इसकी चर्चा अपन कर लेंगे कि हवन सामग्री में कौन सा समास है। अभी मैं आपको समस्त पद और सामासिक पद या समस्त पद उसी को बोलते हैं और समास विग्रह के बारे में बता रहा हूं कि इसको समस्त पद, हवन सामग्री या सामासिक पद बोला जाता है। और हवन के लिए सामग्री शब्द इस प्रकार से लिख करके आ जाए तो उसमें क्या होगा? ये समास विग्रह होगा। इसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे इसके लिए? समास विग्रह। तो ये क्या है हमारा? समास विग्रह। ये क्या है? समास विग्रह। तो उम्मीद है आपको समास विग्रह और समास से संबंधित जो मैंने बिंदु बताए वो आपको समझ में आ गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये शब्द कहाँ से आ गया, यानी कि के लिए शब्द। तो ऐसा मैं अभी आपको लिखा चुका हूँ कि इसमें क्या होता है? विभक्ति या योजक चिन्ह या अव्यय। तो ये क्या है? विभक्ति है। अब वो कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। आपने कारक को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो संप्रदान के लिए शब्द होता है विभक्ति, या इसमें क्या आते हैं? योजक चिन्ह, यही सब मैंने लिखाया था, योजक या अव्यय। तो ये शब्द हो सकते हैं। जैसे हवन के लिए सामग्री, तो के लिए क्या है? विभक्ति है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद कितने होते हैं कितने नहीं। कभी आप 4 लगा देते हैं, कभी 5 लगा देते हैं, कभी हम उसको 6 भी लगा देते हैं। तो मैं बताऊंगा कब 4 होते हैं, कब 5 होते हैं और कब 6 होते हैं, कब अपन को आंसर 5 लगाना है, कब 6 लगाना है, कब आंसर अपना कौन सा सही होगा। तो अपन बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। तो आप धैर्य बना करके चलिए और क्लास को शेयर करते रहिए। मैं यहाँ पर दोस्तों अपना काम जारी रखता हूँ, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। अब मैं बता रहा हूँ समास के भेद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए मैं सब प्रकार के भेद आपको बताऊंगा। आपका दोस्तों कोई भी क्वेश्चन ऐसा कन्फ्यूजन भरा नहीं रहेगा। आप तो फ्री टेंशन होकर के पढ़िए, बस विश्वास रखिए कि इसका आंसर जो मैं बता रहा हूँ यही ही होगा। पढ़ेंगे हम समास के भेद कितने होते हैं, कोई 4, कभी 5, कभी 6, इस प्रकार से कब 4 होते हैं और कब 5, कब 6। तो इसको देखेंगे। पहला प्रकार देख लें हम पदों की प्रधानता के आधार पर। पहला प्रकार पढ़ेंगे पदों की प्रधानता के आधार पर
समास के भेद यदि आपसे पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे जाए तब आपको आंसर कितना लगाना है दोस्तों, 4 लगाना है, ना कि 5। कितना आंसर लगाएंगे, 4। अब वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा कर लूँ, चारों प्रकार के। जैसे पहला लिख देते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर, प्रथम पद प्रधान समास, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। क्या बोलते, अव्ययी भाव समास बोलते हैं प्रथम पद। और दूसरे पद को क्या बोल देते हैं, दूसरा पद प्रधान समास। पदों की प्रधानता के आधार पर देख रहे हैं, दूसरा पद प्रधान समास। इसमें क्या हो जाएगा अपना, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसको बोलते हैं, ये दूसरा पद प्रधान समास हो गया। और तीसरा उभय पद प्रधान समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उभय पद प्रधान समास, जिसको क्या बोल देते हैं अपन, द्वंद्व समास। और चौथा प्रकार उभय पद अप्रधान समास, जिसमें दोनों पद कैसे हों, अप्रधान हो, अप्रधान समास, जिसको क्या बोलते हैं अपन, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे तो अपन को कितने प्रकार लगाने हैं, 4 लगाने हैं। उसमें से मैंने आपको सभी प्रकार लिख दिए हैं। कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब मैं अगले प्रकार की बात करूंगा, यानी कि मूल रूप में समास के कितने भेद होते हैं। तो इसकी दोस्तों अगले प्रकार की चर्चा कर लें, हम यहीं पर कर लें। दूसरा प्रकार, मूल रूप में समास के भेद, दूसरे प्रकार की चर्चा करेंगे। मूल रूप में समास के भेद पूछे तब कितने लगाने हैं, 5। अब मूल रूप कहाँ से आया, तो मैं ये कई बार बता चुका हूँ कि मूल का अर्थ ही होता है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो कहाँ से हुई है, संस्कृत से। यदि हमसे संस्कृत में पूछे जाते हैं तो कितने इसके आंसर लगाने हैं, 5 लगाने हैं। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला होता है इसमें केवल समास। कौन सा होता है, केवल समास। और दूसरा अपना प्रकार होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है, अव्ययी। अभी हम बारी बारी से इनकी चर्चा करेंगे बहुत डिटेल से। पहले हम इसके प्रकारों की चर्चा कर रहे हैं, अव्ययी भाव समास। और तीसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब देखिएगा जो तत्पुरुष समास है इसके भी कितने भेद हो जाते हैं, 2 भेद हो जाते हैं, एक समानाधिकरण तत्पुरुष और एक व्याधिकरण तत्पुरुष। तो इसकी भी चर्चा कर लें दोस्तों। कौन कौन, एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास, शायद दिख जाएगा आपको, तत्पुरुष नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और एक होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। अभी हम तीसरा प्रकार ही देख रहे हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के भी कितने भेद हो जाते हैं, 2, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष। अब इसमें देखिएगा जो समानाधिकरण तत्पुरुष है इसके भी 2 भेद हो जाते हैं। वो कौन कौन से, तो एक हो जाता है कर्मधारय समास और एक हो जाता है द्विगु समास। तो इसके भी 2 भेद यहीं पर चर्चा कर लेंगे। कौन कौन से, पहला भेद इसका क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। ये इससे निकला है, कर्मधारय समास किससे बना है, तत्पुरुष समास का भेद है। और तत्पुरुष में भी किसका, समानाधिकरण तत्पुरुष समास का। और दूसरा है द्विगु समास। अभी अपन इनकी सबकी चर्चा करेंगे, द्विगु समास। और व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है
इसके कितने भेद हो जाते हैं, तो इसके 6 भेद हो जाते हैं। वो 6 भेद जब मैंने आपको दोस्तों कारक पढ़ाए हैं तो कारकों की संख्या बताई थी, हिंदी में 8 होती है, संस्कृत में 6 होती है। तो उसी कारक से संबंधित ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ से होगा, वो कर्म तत्पुरुष समास से स्टार्ट होगा। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो इसके कितने लिख दूँ मैं, 6 भेद। कितने, 6 भेद। अब वो कौन कौन से देखिए, एक हो गया कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा करण तत्पुरुष समास। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास। ये कारक के आधार पर भेद हो जाते हैं इसके। और चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और 5वां है, कौन सा हो जाएगा इसमें, 5वें में कौन सा, अपादान संप्रदान हो गया, करण हो गया। और दोस्तों एक कौन सा हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो अपना एक हो जाएगा अधिकरण, अपादान हो गया है, संप्रदान भी हो चुका है। इसके बाद एक 5वां कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। 5वां कौन सा होगा, संबंध। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, संबंध तत्पुरुष समास। और छठा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष समास। छठा कौन सा होगा, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से मैंने व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भी आपको 6 भेद बता दिए। अब देखिएगा 2 कौन से भेद बचे, क्योंकि हमें अभी 3 पढ़े हैं। तो चौथा क्या कौन सा हो जाएगा, देखिए यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, ये तीसरा था, तो ये चौथा कौन सा होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चौथा प्रकार द्वंद्व समास। और 5वां कौन सा पढ़ेंगे हम, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको। जो मूल रूप में पूछे तो आपको कितने इसका आंसर लगाना है, इसका आंसर अपना कितना होगा, 5 होगा। पदों की प्रधानता के आधार पर भी देख लिए। अब हमसे हिंदी में यदि समास पूछे जाए तो वो कौन कौन से होंगे और कितने होंगे। तो हिंदी में यदि आपसे समास पूछे जाएँ तो दोस्तों आपको 6 आंसर लगाना है, ना कि 4, ना कि 5। और जिससे कि यदि आप दोस्तों प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, तो उसमें से आपका आंसर 5 ही सही माना जाएगा। वो 6 ही सही माना जाएगा दोस्तों, मैंने 5 बोल दिया, 5 नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए 6 बोलना है। तो उसका आंसर कितना लगाना है अपन को, 6। तो मैं अभी लिखने वाला हूँ, यदि बोल गलत दिया है तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, जो कि सही लिखूंगा। तो कभी बोलने में गलती हो सकती है, कभी लिखने में, तो आपको दोनों बातों में ध्यान रखना है। जहाँ गलती हो जाती है तो मैं इसको सुधारने का प्रयास करता हूँ, यदि इसमें नहीं तो अगली क्लास में ज़रूर सुधारते हैं अपन दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने बताए समास के भेद, कब आपको 4 लगाना है और कब 5 लगाना है, तो मुझे आपको समझ में आ गया होगा। और कब 6 लगाना है तो वो भी जान लेंगे। तीसरा पढ़ेंगे हम, जब आपसे हिंदी में पूछे जाए, हिंदी में समास होते हैं 6, वो कौन कौन से, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लें। यही हमें 6 समास पढ़ने हैं, एक एक की बारी बारी से हम चर्चा भी करेंगे। पहला अव्ययी भाव समास, पहला कौन सा, अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना, कर्मधारय समास। दूसरा कौन सा, कर्मधारय समास के बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा तत्पुरुष समास, कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। और चौथा द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। और 5वां द्वंद्व समास। और छठा हो जाएगा
बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों उम्मीद है अपन इसमें से 4 या 5 अव्ययी भाव समास को कवर कर लेंगे। कर्मधारय को भी, तत्पुरुष को भी, उसको तत्पुरुष को दोस्तों बाद में पढ़ेंगे। द्विगु भी हो सकता है और द्वंद्व हो सकता है। हम 5 समासों को कंप्लीट कर लें या 4 को। देखते हैं कितना समय लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे इन सभी समासों को। अब अपन एक एक की चर्चा करेंगे। जैसे अब मैं चर्चा करूँगा अव्ययी भाव समास की। तो अगले प्रकार की हम चर्चा करेंगे, यानी कि पहला प्रकार कौन सा रहेगा, अव्ययी भाव समास के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली चर्चा किस पर होगी, अव्ययी भाव समास पर। यहाँ से हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसकी सबकी चर्चा अपन दोस्तों बारी बारी से करते रहेंगे। अव्ययी भाव समास की पहले परिभाषा से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, जिस समास में पहला पद क्या हो, इसमें अव्यय हो या उपसर्ग हो या क्या हो, पहला पद प्रधान हो तथा बाद वाला पद कैसा हो, संज्ञा हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, जिस समास में क्या हो, प्रथम पद अव्यय हो जाए या क्या हो जाए, उपसर्ग हो जाए। प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो या क्या हो जाए, या प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो तथा बाद वाला पद, बाद वाला बोलें तो 2 पद, दूसरा पद बाद वाला पद क्या हो, संज्ञा हो। तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों हमने अव्ययी भाव समास की परिभाषा जानी। अब हम इसके एग्जाम्पल की चर्चा कर लें, क्योंकि हमसे उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं देखिए कोई एग्जाम्पल लिख दूं, यानी कि उदाहरण की चर्चा करेंगे अपन। जैसे आजीवन, तो इसमें देखिएगा आ उपसर्ग समझ लीजिए या वो अव्यय शब्द भी समझ सकते हैं। तो इसका क्या निकलेगा, जीवन भर हो जाएगा। जैसे प्रत्येक, तो क्या हो जाएगा इसका, जैसे हर एक, इसका समास विग्रह करने पर क्या हो जाएगा, हर एक। जैसे यथार्थ, तो अर्थ के अनुसार, जैसे यथार्थ, इसका समास विग्रह करेंगे तो अर्थ के अनुसार। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो क्या होगा इसका, शक्ति के। मैं बहुत अच्छे उदाहरण लिख रहा हूँ जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपन सिंपल उदाहरण की चर्चा नहीं करेंगे। जैसे बहुत ही अच्छा शब्द और लिख दूँ, बाकायदा, बाकायदा, तो इसका क्या होगा, कायदे के अनुसार, कायदे के अनुसार। तो इस प्रकार से मैंने कुछ आपके सामने उदाहरण लिखे। अब इसमें से दोस्तों हमसे कभी कभी अव्ययी भाव समास के भेद से भी, प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अव्ययी भाव समास के कितने प्रकार होते हैं। तो अव्ययी भाव समास के कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक अव्यय पद पूर्व प्रधान और एक नाम पद पूर्व प्रधान। तो अव्ययी भाव समास के भी प्रकार, इसकी भी चर्चा कर लूँ मैं। ये दोस्तों बहुत से लोगों को ऐसे क्वेश्चन मालूम नहीं रहते हैं। अव्ययी भाव समास के कितने भेद, 2 प्रकार, वो कौन कौन सा। पहला प्रकार की यदि हम चर्चा करें तो क्या हो जाता है, अव्यय पद पूर्व प्रधान समास। यानी कि पहला कौन सा, अव्यय पद पूर्व, अव्यय पद पूर्व प्रधान समास। दूसरा नाम पद, नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब देखिए इसमें पहला जो शब्द है अव्ययी पद
पूर्व प्रधान समास। तो इससे तो आपको परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, एक चौंकाने वाली बात यह है कि नाम पद पूर्व अव्ययी समास का अर्थ क्या हुआ। इसमें क्या होता है कि अव्यय में प्रथम पद क्या हो सकता है, अव्यय या उपसर्ग हो सकता है, और दूसरा पद संज्ञा। तो इसमें नाम पद पूर्व में क्या होगा, प्रथम पद, वो लास्ट वाला पद, बाद वाला पद इसमें किसका कार्य करने लगता है, वो अव्यय का, और दूसरा पद संज्ञा का। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी बाद वाला पद क्या हो जाता है, अव्यय, और पहला पद क्या हो जाता है, संज्ञा। तो उसको नाम पद पूर्व प्रधान समास बोल देते हैं। लिख लीजिए, यदि आपको दोस्तों इससे याद करने में कठिनाई ना हो। जिसमें मैंने क्या बोला, बाद वाला पद क्या हो जाता है, अव्यय, और पहला वाला पद क्या बन जाता है इसमें, पहला वाला पद क्या बन जाता है इसमें, संज्ञा। अब वो कैसे बन जाती है, देखिए इसके उदाहरण जैसे मैं लिख दूं, देखिएगा, बहुत अच्छे उदाहरण लिख रहा हूँ इसके उदाहरण लिख रहा हूँ मैं नाम पद पूर्व के। जैसे विवाहोपरांत, विवाहोपरांत संधि रूप लिख दूँ मैं, विवाहोपरांत। और जैसे तो इसका समास विग्रह यदि अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, विवाह के उपरांत। अब देखिएगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका समास विग्रह करने पर क्या हो जाएगा, विवाह के बाद। तो ऐसा आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं दोस्तों। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप गलत हैं, आप कुछ हद तक सही है। यदि आपको ऑप्शन इस प्रकार से मिलता है विवाह के उपरांत, तो आपका आंसर यही होगा। यदि मैं इसका मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, यदि किसी समास में मूल शब्द है तो उसका समास विग्रह मूल शब्द से ही करना है, ना कि किसी अन्य शब्द से। जब उसका मूल शब्द न दिया होगा तब उसका आंसर विवाह के बाद होगा। जैसे ऑप्शन में आपको विवाह के उपरांत नहीं मिलता है तो उसका आंसर आप विवाह के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले प्रथम वरीयता उसको विवाह के उपरांत को ही दी जाएगी। जैसे अगला उदाहरण लिख दूं, मृत्यु उपरांत। क्या लिखा मैंने, मृत्यु उपरांत, यानी कि मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के उपरांत। ये दोस्तों सभी में नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास के उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे विवाहोत्तर, तो विवाह के इतर, जैसे विवाहेतर, तो विवाह के इतर का अर्थ होता है अलग के अर्थ में। यदि हम इन सभी का क्या कर दें, समास विग्रह इस प्रकार से करें, जैसे लिख दें विवाह के बाद, तो अपना आंसर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। विवाह के बाद, तो आपको ऐसे ही गलती नहीं करना है। जब आपको ऑप्शन में इस प्रकार से ना दिखे विवाह के उपरांत या मृत्यु के उपरांत या विवाह के इतर, तो तब अपन को आंसर ये लगाना है विवाह के बाद। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। अभी हम अव्ययी भाव समास का ये पहला ही पॉइंट पढ़ा है। अब देखिएगा, दूसरे पॉइंट की चर्चा कर लें। मैं यहीं पर कर रहा हूँ। यदि किसी संज्ञा या क्या होगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये दोस्तों, इसको याद रखना है। यहाँ से हमसे क्वेश्चन गलत करवा देता है, क्योंकि ऐसे यदि हमें पॉइंट याद नहीं है तो हम दूसरे समास में लगा बैठते हैं। यदि किसी संज्ञा या अव्यय पदों का क्या हो, दोहराव हो, तो वहाँ पर भी कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे इसके उदाहरण की भी चर्चा कर लें, 2-2, 4-4 उदाहरण लिखते जाएंगे तो दोस्तों आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। जैसे दिन लिख दूँ मैं, दिन, इसमें क्या आ जाएगा, इसका समास विग्रह करने पर हर दिन या प्रत्येक दिन भी इसको बोल देते हैं, प्रत्येक दिन। देखिए इसमें हाइफन चिन्ह आ रहा है, हाइफन चिन्ह बोलें तो योजक चिन्ह। तो आपको योजक चिन्ह देख करके सीधा द्वंद्व समास में नहीं चले जाना है, क्योंकि आप किसी बुक्स में पढ़ते हैं कि जहाँ पर आपको योजक चिन्ह मिले तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है।
तो होता है द्वंद्व समास, पर सदैव नहीं होता है, क्योंकि द्वंद्व समास में हाइफन चिन्ह या योजक चिन्ह आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो ऐसी गलती अपन को नहीं करना है कि सदैव द्वंद्व समास ही होता है। तो देखिए दिन दिन मैंने क्या बोला, इसमें संज्ञा पदों का क्या हो, दोहराव हो या अव्यय पदों का दोहराव हो, तो वहाँ पर भी कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, और भी एग्जाम्पल लिख दूँ मैं, जैसे हाथों हाथ लिख दिया मैंने, कानों कान, रातों रात, पल पल, द्वार द्वार, नगर नगर। इस प्रकार से बहुत शब्द लिख सकते हैं। जैसे हाथों हाथ हो गया, पल पल देखिए, और रातों रात। मैं और भी उदाहरण लिख दूं, रातों रात। इस प्रकार से आप इसके समास विग्रह कर सकते हैं। जैसे हाथों हाथ, तो हाथों ही हाथ, हाथों ही हाथ, पल पल, प्रत्येक पल या हर पल, प्रत्येक पल। इस प्रकार से रातों रात, रातों ही रात, रातों रात ही रात बोल सकता हूँ मैं इसके लिए, रात ही रात, दिन दिन हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा अव्ययी भाव समास को, अव्ययी भाव समास का दूसरा पॉइंट भी देख लिया। अब हम अगले समास की चर्चा करेंगे। किस समास की, कर्मधारय समास के ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों अपन को स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा ये लंबी हो जाएगी। अभी हमारा पहला समास ही ख़त्म हुआ है, अभी बहुत से समास पढ़ना बाकी हैं दोस्तों। तो अगला प्रकार पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास। कौन सा प्रकार होगा ये, दूसरा। कौन सा, कर्मधारय समास। यहाँ से हमसे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला शब्द इसमें क्या होगा, विशेषण, विशेषण शब्द होगा। दूसरा कौन सा शब्द होगा, संज्ञा, या इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, विशेषण या विशेष, यानी कि जिस समस्त पद में, इसमें क्या होगा, समस्त पद होगा, विशेषण व विशेष, या इसमें क्या आ जाए, उपमान व उपमेय का योग हो, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास। तो मैं इसके लिए क्या बोल दूँ, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में क्या हो, इसमें विशेषण व विशेष, जिस समस्त पद में विशेषण व विशेष, या क्या हो इसमें, उपमान व उपमेय का योग हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय, कर्मधारय समास होता है। इसमें देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि विशेषण और संज्ञा का योग किस में होता है, तो कर्मधारय समास में। विशेषण व विशेष का योग किस में, तो कर्मधारय समास में। उपमान व उपमेय का योग तो कर्मधारय समास में होता है। तो इस प्रकार से आपसे परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ये बोल दूँ, या किसी उपसर्ग को क्या कर दे, विशेषण की तरह ही प्रयुक्त किया जाए, तो वहाँ पर भी कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास। तो इसके लिए पॉइंट भी लिख दें, यदि किसी कोई उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग तो अव्ययी भाव समास में आते हैं, लेकिन इसमें उपसर्ग भी आएगा, तो वो उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त होगा। यदि किसी उपसर्ग को किस तरह से, विशेषण की तरह प्रयोग कर दिया जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास, वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। अब देखिए इसके हम उदाहरणों की चर्चा कर लेंगे। जैसे बीरबाला, महाकवि,
महात्मा, महासागर, कापुरुष, सपुत्र, कुपुत्र, सुपुत्र। इस प्रकार से जैसे इसके उदाहरणों की चर्चा करें दोस्तों हम, जैसे महाकवि, तो इसमें इसका यदि हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? पहला शब्द विशेषण, दूसरा संज्ञा। तो महान है जो कवि, कैसी है विशेषता उसकी बता रहा है। विशेषता क्या है? महान। तो विशेषण इसमें शब्द क्या हुआ? महान। तो महान है जो कवि, तो दूसरा शब्द क्या हुआ? संज्ञा। यही मैंने लिखा है सब, दूसरा पद संज्ञा और पहला पद विशेषण। या दोस्तों क्या लिख दूँ मैं? जैसे महात्मा, जैसे महान है जो आत्मा। और भी आप एग्जाम्पल इसमें जोड़ सकते हैं यदि आपको याद आ रहे हों तो, जैसे कुपुत्र या सुपुत्र लिख दूँ मैं, अच्छा सा उदाहरण। तो कैसा? सुंदर है जो पुत्र, सुंदर है जो पुत्र। या कुपुत्र तो बुरा है जो पुत्र। वीर वाला, इस प्रकार से उदाहरण, यानी कि बाला में वीर है जो, वीर वाला भी लिख लें, ये भी उदाहरण बहुत अच्छा है। वीर वाला, वाला में वीर है जो। इस प्रकार से यदि आप और भी उदाहरण जोड़ना चाहो तो और भी उदाहरण जोड़ सकते हैं, कितने भी उदाहरण। अब देखिएगा इसका भी अगला पॉइंट लिख दूं मैं, बहुत अच्छा सा पॉइंट। यदि क्या हो जाए इसमें विशेषण पदों का क्या हो? दोहराव हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय। यदि विशेषण पदों का दोहराव हो तो वहाँ पर कौन सा कर्मधारय समास होता है। इन सभी पॉइंटों को आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप सफलता पा सकते हैं। जैसे इसके लिए भी उदाहरण लिख लें। विशेषण जैसे लाल, लाल, देखिएगा इसमें विशेषण पदों का दोहराव हो रहा है। इसका यदि हम समास विग्रह करें तो क्या होगा? अत्यधिक लाल, अत्यधिक लाल। और जैसे काला, काला, अत्यधिक काला। या सफ़ेद, फक, सफ़ेद, देखिए ये उदाहरण भी लिख दूँ, बहुत अच्छा है। सफ़ेद, फक। तो इसका यदि हम समास विग्रह करें तो क्या आएगा? क्या हो जाएगा? सफ़ेद जो सफ़ेद है जो फक है। इस प्रकार से और भी यदि लिखना चाहें, जैसे नीला फक, जो नीला है जो फक। हरा कच्छ, जो हरा है जो कच्छ। इस प्रकार से अपने कर्मधारय समास को भी देखा। तो कर्मधारय समास से आपसे मैं दोस्तों फिर भी आपको बोल रहा हूं कि आप यदि सोचें कि मैं इतने ही उदाहरणों में सीमित हो जाऊं, इतने उदाहरण पढ़ करके ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। आपको बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे। मैं तो आपको एक दिशा दे सकता हूं, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद रहती है कि इन्हीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे दोस्तों। लेकिन आपको तो प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बता सकता हूं कि जहां पर विशेषण और दूसरा पद संज्ञा दिख जाए, इन परिभाषाओं से आपको कैसे समास तक पहुंचना है, तो आप ऐसे पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको याद दोस्तों नहीं करवा सकता हूं सभी उदाहरण, वो तो आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। अब हम अगले प्रकार की चर्चा करेंगे, द्विगु समास की, यानी कि तीसरा प्रकार कौन सा पढ़ेंगे? द्विगु समास। द्विगु समास से हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, सभी की दोस्तों अपन बारी बारी से चर्चा करते हुए चलेंगे। मैं ज़रा थोड़ी सी दोस्तों एक बार क्लास को देख लूँ, क्लास को जाते हैं तो थोड़ी सी अगले प्रकार में बता रहा था।
लिखते हैं वो बार-बार पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला अपन जैसे यही पूछ लेता है कि द्विगु शब्द देकर के पूछ लेता है कि द्विगु समास। तो द्विगु शब्द में कौन सा समास है, तो पहले मैं इस द्विगु की बात करूँगा। द्विगु में ही समास करेंगे तो आपको इसमें कौन सा समास लगाना है, द्विगु समास ही लगाना है। कौन सा समास है इसमें, द्विगु शब्द में द्विगु समास है। अब द्विगु समास क्यों है, तो द्विगु का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ देखिए, दो गायों का समूह, दो गायों का समूह, इसका अर्थ होता है द्विगु का। इसमें भी द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास। द्विगु में भी दोस्तों द्विगु समास है। दो गायों का समूह बोल देते हैं या समाहार बोल देते हैं। अभी मैं परिभाषा बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसके लिए परिभाषा क्या लिख सकता हूँ मैं, यानी कि जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में कैसा हो, संख्यावाची प्रथम पद संख्यावाची हो तथा बाद वाला पद क्या हो, संख्या हो। देखिए प्रथम पद तो क्या आएगा अपना, संख्यावाची यानी कि संख्या आएगी, और बाद वाला पद क्या होगा, संज्ञा होगा। और क्या होगा, समस्त पद या समूह का बोध कराता हो, संज्ञा हो तथा समस्त पद या समूह का क्या करा रहा हो, बोध कराता हो। तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन को याद रखना है, यानी कि इसमें देखिए समूह का बोध करा रहा है द्विगु में कि दो गायों का समूह है। तो इस प्रकार से जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों, मैं इसके लिए उदाहरण लिख दूँ। जैसे सप्ताह लिख दूँ, क्या लिख दूँ मैं, सप्ताह लिख दूँ। तो इसका यदि हम समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, सप्त आहनों का समूह या 7 दिनों का समूह। इस प्रकार से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सप्त आहन बोलें तो दिन बोलते हैं, सप्त आहनों का समूह या इसका, और क्या हो जाएगा, 7 दिनों का समूह। मैंने बताया पहला पद क्या होगा, इसमें क्या होगा, संख्यावाची। देखिए सप्त यानी कि 7 का पद कैसा है, इसमें संख्या है। और दूसरा पद जैसे मैं देखिए बहुत अच्छा उदाहरण लिखूँगा, जैसे और क्या लिखूँगा, शताब्दी। एग्जाम से पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि 7 शब्दों का समूह क्या हो जाएगा, शताब्दी या अठवारा। क्या लिख दूँ मैं दोस्तों, बहुत अच्छा उदाहरण, अठवारा यानी बार लिखने वाला क्या हो जाएगा, बाजार, यानी अठवारा में 8वें बार लगने वाला, बाजार लगने वाला, बाजार जो 8वें दिन बाजार लगता हो उसको क्या बोलते हैं, अठवारा बोलते हैं। इसके लिए और भी उदाहरणों की मैं चर्चा करूँ, जैसे नवरत्नों का समूह है, नौलखा एकांकी। मैं दोस्तों सीधे शब्द लिखेंगे, जैसे नौलखा और एकांकी आप कर सकते हैं। इन सभी के समास विग्रह, जैसे एकांकी का क्या हो जाएगा, एक अंक वाला नाटक। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, जैसे नवरत्न, दो लड़ा, कितने भी लिख सकते हैं आप, दुपट्टा। इस प्रकार से देखिएगा, एक मैं आपको शब्द बता रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताऊँगा जो हमसे गलत हो जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसे शब्दों को आपको याद रखना है। जैसे देखिएगा, मैं गिनती लिख रहा हूँ, यानी कि यहाँ से मैं लिख दूँ 1 से स्टार्ट करके यहाँ 10, यहाँ कितना लिख दूँ, 100 लिख दूँ। और
कोई भी जो 9 की संयुक्त संख्याओं से बनती हो गिनती, यानी कि 9 की संयुक्त संख्याओं वाले अंक, जैसे 19 लिख दिया मैंने, 29 लिख दिया, 39 लिख दिया। इस प्रकार से आप शब्द लिख सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, और इन सभी में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, यानी कि इन सभी में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास। कौन सा समास होगा, द्विगु समास। और दोस्तों देखिए, जो मध्य गिनती वाले अंक होंगे, यानी कि मध्य गिनती वाले अंक, मध्य गिनती वाले अंक में कौन सा समास होगा, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अब मध्य अंक गिनती वाले अंक कौन सा हो जाएगा, जैसे 24 हुआ, ऐसे हमसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे 61 हुआ। ये मध्य गिनती वाले अंक हैं, यानी गिनती मध्य गिनती वाले, तो इनमें कौन सा समास लगाएंगे अपन, द्वंद्व समास, ना कि द्विगु समास। द्विगु समास तो सिर्फ इसमें लगाएंगे 1 से 10, और उन उपसर्ग वाली संख्याओं में तो मैं इसके लिए पॉइंट क्या डाल सकता हूँ, यानी कि 1 से 10, 1 से 10 तथा 10 से विभाज्य संख्याएं, 1 से 10 तथा 1 से 10 तथा 10 से विभाज्य। ऐसे बिंदु रूप तो आपको पढ़ने को कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगे, इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है इन सभी पॉइंटों को खोजने में। 1 से 10 तथा 10 से विभाज्य, और क्या होगा इसमें, उन उपसर्ग वाली संख्याओं में, आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, संख्याओं में कौन सा समास, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास होगा। और बाकी में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जब मैं दोस्तों द्वंद्व समास पढ़ाऊंगा तो द्वंद्व समास का भी एक प्रकार होता है इतरेत्तर द्वंद्व, तो वो इतरेत्तर द्वंद्व के अंतर्गत ही आता है। तो यदि आपसे एक तो दोस्तों ये एग्जाम्पल पूछे नहीं जाते हैं आपसे कि 10 में कौन सा समास है, ऐसा उदाहरण अभी तक ना आया है, और दोस्तों उम्मीद है कि ना ही आगे आएगा। सिर्फ यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे 19, 29, तो इनमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा उपसर्ग आ रहा है, उन उपसर्ग, तो इसमें कौन सा समास लगाएंगे, द्विगु समास लगाएंगे। यदि मध्य के अंक पूछ लिए जाएं, जैसे 61 पूछ लिया जाए, या 24, और भी दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं शब्द या गिनती, तो उनमें कौन सा समास लगाएंगे, द्वंद्व समास। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। अब जो हम अगला समास पढ़ेंगे चौथा, वो होगा अपना द्वंद्व समास से संबंधित। अगला प्रकार की चर्चा करेंगे, चौथे प्रकार की। आप दोस्तों में क्लास शेयर करते रहिए, मैं आपको बराबर पढ़ाता रहूँगा। अगला प्रकार पढ़ेंगे चौथा, कौन सा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को ही क्या बोल देते हैं हम, अभी मैंने लिखाया था उभय पद प्रधान समास, जिसमें दोनों पद कैसे हों, प्रधान हो, यानी कि उभय पद प्रधान समास भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जिस समस्त पद में क्या हों, दोनों पद प्रधान तथा एक दूसरे के विलोम हों या विलोम जैसे हों, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूँ, जिस समास में क्या हो, इसमें दोनों पद प्रधान हो या कैसे हों, विलोम शब्द हों, विलोम या विलोम जैसे दिखाई दें, या विलोम जैसे, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। मैंने इसमें आपको क्या परिभाषा बताई, उभय पद, उभय का मतलब होता है दोनों, यानी कि दोनों पद कैसे होंगे, इसमें
प्रधान होंगे तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। यानी कि जिस समास में दोनों पद कैसे हों, प्रधान हो या क्या हो, उसमें विलोम हो या विलोम जैसे दिखाई दें, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, अपना द्वंद्व समास हो जाएगा। अब हम द्वंद्व समास के प्रकार भी पढ़ेंगे दोस्तों। ये भी प्रकार छोटे मोटे एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अच्छे लेवल के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये द्वंद्व समास में किसका प्रकार है। लेकिन दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे तो एग्जाम्पल दे करके सीधा डायरेक्ट द्वंद्व समास ही उदाहरण दे देता है, तो आपको द्वंद्व समास ही लगाना है। तो विग्रह के आधार पर इसके कितने भेद हो जाते हैं, 3। तो इसको भी लिख लें, कभी कभी पूछ लिया जाता है विग्रह के आधार पर 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद। अब वो 3 भेद कौन कौन से, तो तीनों की हम चर्चा करेंगे। पहला भेद इतरेतर द्वंद्व समास और दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास, यानी कि वैकल्पिक द्वंद्व समास। और तीसरा कौन सा हो जाता है, समाहार द्वंद्व समास। अब इतरेतर द्वंद्व में कैसे कैसे उदाहरण आते हैं, तो इसमें कौन सा अव्यय पद आ सकता है, यानी कि इसमें जैसे बीच में और शब्द आ सकता है। इसमें आपको क्या दिखाई देगा बीच में, और या क्या दिखाई देगा, इसमें विलोम शब्द आ सकते हैं या विलोम जैसे और अभी भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मध्य गिनती वाले अंतर्गत आते हैं। मध्य गिनती वाले अंक इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, मध्य गिनती वाले अंक भी आ सकते हैं, जैसे 24, 61 इस प्रकार से। अब देखिएगा, जैसे एक दोस्तों मैं आपको उदाहरण बता दूं, जैसे मैंने कोई शब्द लिख दिया माता पिता, ये बोल दिया किसी स्कूल समारोह में दोस्तों कोई फंक्शन हो रहा है, तो किसी बच्चे को आपने बोला आप अपने माता पिता को बुला करके लाइए, तो वो 3 प्रकार से अर्थ निकाल लेता है। पहले तो माता पिता, तो वो सोच लेता है कि माता और पिता दोनों को लेकर के आना है, तो माता और पिता लिखा तो किसमें चला गया, ये इतरेतर द्वंद्व में। और वैकल्पिक इनमें क्या आएगा, इसमें या अथवा फिर क्या आएगा, सदैव विलोम शब्द आएंगे, तो इसमें भी लिख लें, अथवा शब्द भी आ सकता है। और आएंगे विलोम शब्द आते हैं। और इसमें समाहार द्वंद्व में क्या आएगा, अंत में आदि या इत्यादि का बोध होगा, यानी कि क्या होगा अंत में, पहले मैं लिख दूँ फिर इसके बाद समझा दूँगा, आदि या इत्यादि इस प्रकार से आपको बोध हो, तो कौन सा हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। इसमें सदैव करके आएंगे शब्द, बहुवचन वाले आएंगे। सदैव कौन से शब्द आते हैं इसमें, सदैव देखिए बहुवचन शब्द आते हैं। और देखिए सबसे अच्छा बिंदु तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें आपको सार्थक और निरर्थक शब्दों का योग भी देखने को मिल सकता है। जब मैंने अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार बताए थे, तो उसमें 2 प्रकार बताए थे, सार्थक और निरर्थक शब्द। तो उसमें सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द आ जाएगा। जैसे देखिएगा, यदि इतरेतर में जैसे मैंने बोला माता पिता को बुला करके लाइए, तो वो 3 प्रकार से अर्थ निकालता है। वो कौन प्रकार से, देखिए उसने सोचा कि माता और पिता दोनों को बुला करके लाना है, और वो इस प्रकार से भी अर्थ निकाल सकता है, माता या पिता को बुला करके लाना है। और अगला अर्थ क्या निकाल सकता है, यानी कि माता पिता आदि को बुला करके लाना है। यानी कि एक तो वो अर्थ निकाल लेता है कि माता और पिता दोनों को बुला करके लाना है, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। और यदि उसने अर्थ निकाल लिया माता या पिता, तो वहाँ पर कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। और
उसमें यदि इस प्रकार से अर्थ निकाला कि माता पिता और जो अपने परिवार के हैं उन लोगों को भी बुला करके लाना है, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? समाहार द्वंद्व। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया हो, आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर माता पिता में हमसे समास पूछ लिया गया तो क्या आंसर होगा? तो आपका आंसर सीधा होगा द्वंद्व समास। एक तो आपसे इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इसमें समास का कौन सा प्रकार है, तो उसमें 3 प्रकार है, लेकिन वो किस तरीके से पूछना चाह रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो विकल्प में आपको किस प्रकार से दे रहा है। अब देखिएगा इसके उदाहरण और लिख लीजिए। जैसे में मैंने बताया इसमें और शब्द आ सकता है या क्या आएगा? विलोम या विलोम जैसे शब्द आएंगे, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? समास इतरेत्तर द्वंद्व समास। लेकिन वो सभी होंगे द्वंद्व समास के जैसे। इसके लिए उदाहरण लिख दूँ मैं, जैसे दूध रोटी। देखिए दूध रोटी। और भी शब्द लिख सकता हूँ मैं, जैसे जला भुना। क्या लिख दूँ मैं इसमें? जैसे जला भुना शब्द लिख दूँ तो इसमें कौन सा समास होगा? इतरेत्तर द्वंद्व हो जाएगा। जैसे आकाश पाताल। देखिए बहुत अच्छा शब्द लिख रहा हूँ मैं, आकाश पाताल। इसमें कौन सा? इतरेत्तर द्वंद्व। इसमें विलोम या विलोम शब्द आएगा या विलोम जैसे शब्द आएंगे। देखिए आकाश पाताल ये विलोम जैसे शब्द हैं, जला भुना दूध रोटी, इस प्रकार से। और वैकल्पिक द्वंद्व में क्या आएगा? या अथवा सदैव विलोम शब्द ही आएंगे। जैसे कोई भी मैं उदाहरण लिख दूं, देखिएगा और भी उदाहरण, जैसे भला बुरा। कोई यदि दोस्तों भला होगा या बुरा होगा तो उसका विलोम है, तो किस में आएगा? ये वैकल्पिक द्वंद्व समास में। अब देखिएगा कितना अच्छा उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, जैसे शीतोष्ण। शीतोष्ण तो वो किस में आएगा? वैकल्पिक द्वंद्व में। अब आपके मन में दोस्तों एक कन्फ्यूजन आ गया होगा कि सर इसमें शीतोष्ण शब्द आया है, यानी कि इसमें क्या है? विशेषण है। तो विशेषण पदों का क्या हो रहा है? इसमें दोहराव हो रहा है। तो अभी विशेषण पदों का दोहराव होने के लिए कौन सा समास बताया था मैंने? कर्मधारय समास। तो आप यदि ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। मैंने बताया था, मैं मानता हूं, लेकिन आप अर्थ निकालना भी जानिए। उसमें मैंने क्या बताया था? समान यानी विशेषण पदों का दोहराव हो तो उसमें दोहराव होगा। लेकिन इसमें देखिए एक शीत है और एक उष्ण है, एक यानी ठंडा है, एक गर्म है, वही शब्दों का दोहराव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। जैसे देखिए यश अपयश हो गया, लाभालाभ, बहुत अच्छा उदाहरण। लाभा लाभ यानी कि लाभ अलाभ, इस प्रकार से बहुत सारे आप उदाहरण लिख सकते हैं। अब देखिएगा समाहार द्वंद्व में क्या होगा? समूह का बोध कराएगा, अंत में आदि इत्यादि का बोध कराएगा। जैसे और मैंने बताया सार्थक निरर्थक शब्द भी आ सकते हैं, जैसे कपड़ा लत्ता, चाय वाय। इस प्रकार से आपसे शब्द बहुत सारे दे करके पूछे जा सकते हैं। जैसे बाल बच्चे, बहू बेटियां, जितने भी आपसे एग्जाम्पल आ रहे हों। देखिए और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे बहू बेटियां, बहू बेटी, बाल बच्चे। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? समाहार द्वंद्व के। एक तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि आपसे इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये द्वंद्व समास में किसका प्रकार है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपसे पूछ लिया गया तो मैंने आपको इतना डीपली तक जाने की कोशिश की है। बल्कि आपसे सीधा यहाँ से एग्जाम्पल उठा करके दे सकता है कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको सिर्फ द्वंद्व समास ही लगाना है दोस्तों। और यदि ये होंगे तो आपको इस प्रकार से चुनाव करना है। तो मैंने आपको द्वंद्व समास तक पढ़ा दिया, यानी कि हमने 4 समासों को दोस्तों पढ़ लिया है। अब हमारे 2 समास बचे हैं, जो कि बहुब्रीहि समास और दोस्तों तत्पुरुष समास। प्रकारों को पढ़ना है, 6 प्रकारों को पढ़ेंगे और बहुब्रीहि समास की उन दोनों समासों को क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। और
के लिए।